गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड बीएडीएम के सेकंड पेपर मैनेजमेंट के आरआरबीएमयू 2018 के प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई का पहला प्रश्न यानी पाँचवें प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। तो देखते हैं क्या था पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न था, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? संदेश वाहन की बाधाओं को स्पष्ट कीजिए तथा उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दीजिए। तो ये प्रश्न 3 भागों में आपका विभक्त है। सबसे पहले आपको संचार या संप्रेषण का अर्थ लिखना है। दूसरे पार्ट में आपको संचार या संदेश संप्रेषण में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में प्रकाश डालना है। और तीसरे पार्ट में आपको सुझाव देने हैं ताकि इस प्रकार की बाधाओं को कम किया जा सके और एक कुशलतापूर्वक संदेश का आदान प्रदान किया जा सके। तो सबसे पहले हमें पहले पार्ट के अंतर्गत इसका अर्थ और इसकी 1 या 2 परिभाषाएं जो भी आप याद कर सकते हो वो आपको लिखनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं संचार या संदेश संप्रेषण का अर्थ। सीधी सी बात है, संप्रेषण का मतलब है आदान प्रदान और संदेशों का आदान प्रदान या मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान ही यहाँ पर संकुचित अर्थ में संदेश संप्रेषण कहलाएगा। विस्तृत अर्थ में हम कह सकते हैं कि संदेश को एक दूसरे के पास किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाने की प्रक्रिया संदेश संप्रेषण कहलाएगी, जिसमें वह व्यक्ति जिसने संदेश प्राप्त किया है वह उस विचार या अर्थ को आसानी से समझ सके। तो देखिए क्या है संदेश संप्रेषण का अर्थ। संदेश संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या अधिक व्यक्ति संदेशों के आदान प्रदान के साथ साथ उनसे संबंधित अर्थों, भावनाओं, तथ्यों, संपत्तियों, तर्कों, सूचनाओं, विश्वास, आपसी समझ आदि का भी आदान प्रदान करते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है जिसके लिए एक माध्यम का होना ज़रूरी है, जिसमें एक संदेश भेजने वाला व्यक्ति होता है, दूसरा व्यक्ति इसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। इसमें जो भी संदेश है या विचार है उनका आदान प्रदान किया जाता है, लेकिन एक संचार संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि जो अर्थ या जो अभिव्यक्ति भेजने वाला व्यक्त करना चाहता है, प्राप्तकर्ता उसी व्यक्ति को या विचार को आसानी से समझ सके। तो इसके अंतर्गत अर्थों को भेजा जा सकता है, भावनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, तथ्यों का या अभिव्यक्तियों का, तर्कों का, सूचनाओं का, आपसी समझ का, इन सभी का इसके अंतर्गत आदान प्रदान होता है। तो हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि सूचनाओं या संदेश को संचार के माध्यमों से निश्चित अर्थ में सरल रूप से आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही संदेश का संप्रेषण कहलाएगी। परिभाषा देख लेते हैं। कीथ डेविस ने बहुत ही एक अच्छी परिभाषा दी है कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार क्या है? संदेश संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है, जिसमें जो व्यक्ति भेज रहा है सूचना वह दूसरा व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर रहा है और उस विचार या संदेश को आसानी से समझ रहा है। दूसरी डेफिनेशन है मैकफार्लैंड के अनुसार, विस्तृत रूप में संचार मनुष्यों के बीच अर्थपूर्ण आपसी व्यवहार है। विशेष रूप से वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य द्वारा अर्थों को प्राप्त किया जाता है तथा समझ पहुंचाई जाती है। इनकी परिभाषा का भी सार यही आता है कि ये प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित अर्थों को या निश्चित सूचनाओं को दूसरे व्यक्तियों द्वारा
सुगमतापूर्वक आसानी से पहुंचाई जाती है तथा दूसरा व्यक्ति उन सूचनाओं का जो भावार्थ है वो आसानी से समझ लेता है। तीसरी परिभाषा हम देखेंगे रॉबर्ट अल्बानीज के अनुसार, संचार वह सूचना प्रवाह है जो अर्थ एवं समझ को सूचना स्रोत से सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। तो इनकी परिभाषा का भी सार यही आता है कि ये सूचना प्रवाह है। प्रवाह का मतलब ये सूचना एक का आदान प्रदान हो रहा है जिसके माध्यम से अर्थ एवं समझ को आदान प्रदान किया जाता है या सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है और वह उसका वही भावार्थ लगाता है जो भावार्थ भेजने वाले ने लगाया है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं संदेश संप्रेषण एक व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या अधिक व्यक्ति संदेशों, उनके विचारों, तथ्यों, अर्थों, मनोवृत्तियों, आपत्तियों, संपत्तियों आदि का आदान प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया तब पूरी हुई मानी जाती है जबकि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को ठीक उसी अर्थ एवं भावना के साथ समझ लेता है जिस अर्थ एवं भावना के साथ संदेशदाता संदेश देता है। यदि इसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो संचार प्रक्रिया अधूरी ही रहती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उन अवरोधों को दूर करके आपसी समझ एवं सम्मति उत्पन्न नहीं कर ली जाती है। तो ये एक संपूर्ण अर्थ स्पष्ट कर रहा है, निष्कर्ष है जिसके आधार पर कि ये व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत दो या अधिक व्यक्तियों संदेश, विचार, तथ्य, अर्थ, मनोवृत्तियाँ, आपत्तियाँ, संपत्ति आदि का आदान प्रदान करते हैं और यह तभी पूरी मानी जाती है कि जिस भावार्थ को के माध्यम या जिस भावार्थ पर आधारित सूचना भेजी जाती है प्राप्तकर्ता उसका सही भावार्थ लगा ले, उसमें उसे कोई कंफ्यूज नहीं हो, मतभेद न हो, ताकि जो सूचना जिस उद्देश्य से भेजी गई है उस उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। और अगर कोई अवरोध आता है तो ऐसी स्थिति में संचार पूरा नहीं माना जाता है जब तक कि उस अवरोध को समाप्त नहीं कर दिया जाता। तो पहले पार्ट में आपको इसकी अर्थ और परिभाषा लिखनी थी, दूसरे पार्ट में आपको इसकी बाधाएं बतानी है। बाधाएं देखिए, प्रभावशाली संचार की बाधाएं कौन कौन सी हैं। शोर बाधाएं, एक जो कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा जो बाधा है शोर बाधा है, क्योंकि कई बार शोर बाधाएं प्रभावी संचार को होने से रोकती हैं और शोरगुल या शोर शराबा जहाँ पर होता है तो स्पष्ट रूप से संदेश का आदान प्रदान हो जाए उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्राप्तकर्ता को सुनाई नहीं देना, कम सुनना, स्पष्ट न सुनना, वह उसका गलत अर्थ लगा ले, कई प्रकार की समस्याएं शोर बाधा के कारण उत्पन्न होती है। दूसरी है भाषा या अर्थ की बाधा है। संदेश आदान प्रदान के लिए भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि कोई समस्या नहीं आए। कई बार भाषा या ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जो सामने वाले के लिए समस्या है। कई बार जो द्विअर्थ वाले शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाए तो भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है कि सामने वाला उसका सही अर्थ नहीं लगाए। तो प्रभावशाली संचार के लिए ज़रूरी है कि भाषा और अर्थ स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए। तो इस प्रकार की बाधा भी प्रभावशाली संचार के लिए बाधक बनती है और जो अर्थ या जो उद्देश्य होता है पहुंचाने का, उस उद्देश्य से सूचना प्राप्तकर्ता को मिले या उसके समझ में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तीसरा आता है सांस्कृतिक बाधाएं। ये बाधाएं संस्कृति से संबंधित होती है। अलग अलग समुदाय की अलग अलग संस्कृति होती है। जैसे उदाहरण के रूप में कि कई देशों में
काले रंग को अशुभ माना जाता है या मौत का प्रतीक माना जाता है, और कई देशों में सफ़ेद रंग को मौत का या अशुभ माना जाता है। तो ये एक सांस्कृतिक बाधाएं हैं। इसी के साथ साथ कई बार जैसे कुछ देशों में प्रथम नाम के आधार पर व्यक्तियों को पुकारा जाता है और कुछ देशों में अंतिम नाम के आधार पर व्यक्तियों को पुकारा जाता है। तो इस तरीके की बाधाएं हैं, वो भी संदेश के लिए के आदान प्रदान में बाधक बनती है। चौथा है सामाजिक मानसिक बाधाएं। कई समाज कुरीतियों से जकड़ा हुआ है, पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक बाधाओं से भी संदेश में बाधकता उत्पन्न होती है। कुछ मानसिक बाधाएं हैं। व्यक्ति कई मानसिकताओं या संकीर्ण मानसिकताओं से जकड़ा हुआ हो तो वह भेजे गए संदेश का स्पष्ट अर्थ लगाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगली है भावनात्मक बाधाएं। फीलिंग से संबंधित है। कई बार व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है और भावनाओं में बहने के कारण वह भेजे गए संदेश का सही अर्थ लगाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार की बाधाएं भी संदेश का आदान प्रदान को रोकती है। अवबोधन की बाधाएं। अवबोधन की बाधाएं इस प्रकार की होती हैं कि अवबोध का मतलब है ज्ञान होना। कई बार सूचनाएं भेजी जाती है और उन सूचनाओं का में अवरोध उत्पन्न हो, उनका अर्थ स्पष्ट न हो, समझने से संबंधित समस्या हो, तो इस तरीके की बाधाएं भी प्रभावी संचार के लिए में होती है। अगला है सूचना चयन की बाधाएं। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि सूचना सारगर्भित होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और स्पष्ट एवं सरल भाषा में होनी चाहिए। कई बार सूचना लंबी होती है या अधिक होती है, सारगर्भित नहीं होती है और जटिल भाषा का उसमें अगर प्रयोग कर लिया जाता है तो प्राप्तकर्ता के लिए उस सूचना को समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में संदेश भेजने वाले को चाहिए कि वह एक स्पष्ट सरल सूचना का चयन करे, भाषा का चयन करे, ताकि आसानी से प्राप्तकर्ता उसको समझ सके। सूचनाओं का तीव्र प्रवाह की बाधाएं। कई बार कुछ सूचनाएं इस प्रकार की होती हैं जिन्हें शीघ्रता से पहुंचाना ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार संचार के माध्यमों में खराबी के कारण या कुछ और उत्पन्न बाधाओं के कारण तीव्रता से उनको पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके की बाधाएं जिसमें तीव्र प्रवाह संभव नहीं है, वो सूचनाओं की तीव्र प्रवाह की बाधाएं कहलाती हैं और ये भी प्रभावशाली संचार को रोकती हैं। अगला है अल्प स्मरण या धारणा से बाधा या भूल संबंधी बाधा। कई बार जो संदेश देने वाला है वो संदेश के उद्देश्यों या संदेश को अगर भूल जाता है या उसकी भाषा में थोड़ा भी परिवर्तन कर देता है तो ऐसी स्थिति में संदेश का अर्थ बदल जाता है और सामने वाले के लिए वह अर्थ एक दूसरा अर्थ हो जाता है जो कि संदेश भेजने का उद्देश्य नहीं था। तो ऐसी स्थिति में भूल संबंधी बाधाएं भी प्रभावी संप्रेषण के लिए घातक हैं। और अगली बाधाएं आती है उद्देश्य भिन्नता एवं अस्पष्टता की बाधाएं। एक प्रभावी संप्रेषण तभी माना जाएगा कि सूचना का जो उद्देश्य था वो प्राप्तकर्ता उस उद्देश्य को समझ जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सूचना का उद्देश्य भेजने वाले के लिए अलग होता है और प्राप्तकर्ता के लिए अलग होता है, या जिस उद्देश्य को वो भेजता है से सूचना भेजता है सामने वाला उसको स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता है। तो इस तरीके की समस्याएं भी प्रभावी संप्रेषण में होती हैं। और अल्प श्रवण की बाधाएं।
कम सुनना, कुछ बात न सुनना, जैसे कई बार टेलीफोन या संचार के माध्यम है जिसमें आवाज़ स्पष्ट नहीं आती है, या व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे शोरगुल है, कहीं ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसे स्पष्ट नहीं सुनाई दे, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं है कि जो संदेश भेजा गया था वो आसानी से समझा गया हो। तो ये कुछ बाधाएं थी, इन बाधाओं के बारे में आपको लिखना था। और तीसरे पार्ट में आपको इनको दूर करने के सुझाव देने हैं। कौन कौन से सुझाव हैं? प्रत्यक्ष संचार, जहाँ तक संभव हो आमने सामने सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाए, वह सबसे प्रभावी संप्रेषण माना जाता है, क्योंकि इसमें सूचना देने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों आपस में आमने सामने होते हैं, तो उनके द्वारा जो भी उद्देश्य है वह स्पष्ट होता है और आसानी से ऐसी सूचनाओं को समझा जा सकता है। साधारण एवं समझने योग्य भाषा, सूचनाओं में या संदेश में साधारण भाषा, क्षेत्रीय भाषा और समझने योग्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो जटिल भाषा है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, मुहावरों का प्रयोग न करना चाहिए, या अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि सामने वाले के लिए समस्या बन जाए। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक संभव हो क्षेत्रीय भाषा में या सामने वाले व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे वह समझ सके। सुनने या श्रवण की दक्षता, संदेश के आदान प्रदान में के समय प्राप्तकर्ता को चाहिए कि वह ऐसे स्थान से सूचनाएं प्राप्त करे जहां का वातावरण शांत हो, जिसे शोरगुल संबंधी कोई समस्या न हो और वह आसानी से संदेशों को प्राप्त कर सके। तो अगला है आपसी विश्वास एवं सद्भावना। दोनों जो पक्षकार हैं या दोनों भेजने वाले हैं उसमें आपसी विश्वास होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, या उनके मन में कोई कपट वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि ऐसा न हो कि संदेश के अर्थ को बाद में बदला जाए और उसका गलत प्रयोग किया जाए। तो दोनों पक्षकारों में आपसी विश्वास होना चाहिए और सद्भावना होनी चाहिए। संचार नियोजन, संचार एक प्रभावी संचार का संप्रेषण कैसे हो या सूचनाओं का संप्रेषण कैसे हो, इसका पूर्व नियोजन करना चाहिए। इस नियोजन के माध्यम से संचार संप्रेषण की विधि, संचार संप्रेषण की तकनीक आदि का निर्धारण कर लेना चाहिए और इस निर्धारण के आधार पर ही संचार व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, ताकि एक संगठन को कुशल संचार या संप्रेषण करके और उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। यथा समय संप्रेषण एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सूचना जिस समय आवश्यक है उससे पहले ही पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उद्देश्य पूरा होने के बाद में फिर सूचना का संप्रेषण हो रहा है। यथा समय, जो वास्तविक समय है, यथा यानी आदर्श समय है, या ये कह सकते हैं जिस समय सूचना पहुंचानी है उसी समय सूचना का संप्रेषण होना चाहिए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। आपसी सहयोग, प्रत्येक कर्मचारी को सूचनाओं के आदान प्रदान में सहयोग करना चाहिए और जो संस्था के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए यथा समय शीघ्रता से सूचना का आदान प्रदान हो जाए। कुछ सूचनाएं अति महत्वपूर्ण होती हैं, वो यथा समय ही पहुंचानी चाहिए ताकि सूचना देकर और उन कार्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। व्यवस्थित संचार व्यवस्था, एक संगठन में संचार की व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए। उचित माध्यमों का प्रयोग होना चाहिए, वे माध्यम सुचारू रूप से संचालित होने चाहिए, उनमें तकनीकी खामियां नहीं होनी चाहिए। इन सभी बातों का इसके अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए। उचित माध्यम का चयन, आज कम्युनिकेशन का क्षेत्र काफ़ी विकसित हो गया है, तो ऐसी स्थिति में पुराने समय की तुलना में आज कई माध्यम ऐसे आ गए हैं, जैसे ईमेल है या आजकल तो व्हाट्सएप है या सोशल जो भी आपके ऐप हैं उनके माध्यम से भी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से किया जा सकता है।
तो ऐसी स्थिति में सूचना के लिए उचित माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। और संगठन स्तरों में कमी। एक बड़ी संस्था में संगठन के कई स्तर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक सूचना उच्च स्तर से निम्न स्तर तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। तो बीच के जो संगठन के स्तर हैं उनको कम करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि संगठन के स्तर बिल्कुल ही कम कर दिए जाएं, यानी एक पद सोपान श्रृंखला वाला सिद्धांत लागू होना चाहिए, लेकिन संगठन के स्तर इतने भी ज़्यादा नहीं हो कि एक सूचना उसके अधीनस्थ फिर अधीनस्थ फिर अधीनस्थ लास्ट के कर्मचारी तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाए और सूचना का उद्देश्य पूरा न हो सके। तो ये सारे सुझाव हैं, इन्हीं के आधार पर आप अपना उत्तर दे सकते थे। धन्यवाद।